गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब अपन क्या करेंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपन डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का, उसके बारे में एक दो क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। तो अपन करेंगे अपने क्वेश्चन बैंक का जो लास्ट चैप्टर है अपना कंप्यूटेशन ऑप्टिमाइजेशन वाले में से क्वेश्चन नंबर अपन 6 यहाँ पे करने वाले हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल से भी रेफर कर सकते हैं। मॉड्यूल में आप मिस पूर्वी करके क्वेश्चन होगा, उसको आप क्या करेंगे, रेफर करने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। मिस पूर्वी करके एक बंदी है जिसका एज कितना है, 55 ईयर्स है, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इन प्रैक्टिस है। सी मेंटेन हर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन केस बेसिस, वो केस बेसिस पे अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 आर एज फॉलोज। उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये दे रखा है अपन को। तो अपन को पता है जब अपन पीजीबीपी का क्वेश्चन करता है, सबसे पहले क्या देखना होता है, अगर अपने पास पी एंड एल अकाउंट है या फिर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है तो अपन को सबसे पहले नेट प्रॉफिट को देखना होता है। ये रहा सर नेट प्रॉफिट। अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को साइड में लिख लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को यहाँ पे साइड में लिख लेंगे। चलिए सर यहीं पे करवा दो ना सर, क्यों आप पेपर चेंज कर रहे हो सर, यहीं करवा दो। ओके यहीं करवा देते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को लिख लेंगे 9,28,224। ध्यान रखना एग्जाम में फॉर्मेट के कोई मार्क्स नहीं है, लाइनिंग खींचने के कोई नंबर नहीं है, ओनली एंड ओनली नंबर है फिगर्स के। और जो आप लिखते हो ना साइड में छोटा सा ब्रैकेट में वो प्रोविजन, उसका मार्क है, बाकी किसी चीज का कोई भी मार्क यहाँ पे नहीं रहने वाला है। अब मेरी बात समझना क्या लिखा है देखो। अब अपन क्या करेंगे ना, पूरे पीएनएल मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को पढ़ेंगे, कौन सा अपन को इनकम एग्जेम्प्ट होने वाला है, कौन सा अपन को अलाउड है, कौन सा डिसअलाउड है, उसको अपन यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन इनकम साइड को पढ़ते हैं, ठीक है। फीस एंड उन्होंने जो फीस कमाई है ऑडिट से, अब पता है इनका ऑडिट फर्म है तो ऑडिट की फीस उनकी बिजनेस इनकम है, तो अपन इसको क्या करेंगे, अलाउड करेंगे। टैक्सेशन सर्विस से फीस आया है, कंसल्टेंसी से जो फीस आया है, ये सब कुछ इनका बिजनेस का इनकम है। डिविडेंड पता है आपको अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, ये अपना पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे पीजीबीपी से इस इनकम को हटा देंगे और अदर सोर्सेज में इसको ऐड कर देंगे। तो 10,524 को अपन क्या करेंगे, ऑन इंडियन कंपनी, ये ग्रोस है, ये ग्रोस है, ध्यान रखना ये ग्रोस है। इसमें एक पॉइंट और भी है, मैं आपको बताऊंगा आपको। पहले आप क्या करोगे, इसको पीजीबीपी से हटा दोगे, तो इसमें से लेस कर दो क्योंकि आपका ये क्या हो रखा है, प्रॉफिट में ऐड हो रखा है, तो आपका इनकम बढ़ रखा है इससे, तो इसको वापस क्या कर देंगे अपन, कम कर देंगे। तो लेस कर देंगे 10,524। मैं यहाँ पे फॉर्मेट नहीं बता रहा आपको, एडजस्टमेंट्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसको वापस अपन लेस कर देंगे। अब ध्यान रखना इसको अपन क्या करेंगे, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करने वाला है। ये अपना पीजीबीपी है, अपन बात करेंगे अदर सोर्सेज में, इसको अपन टैक्सेबल कर देंगे 10,524। अब मेरी बात समझना, इन्होंने क्या लिखा है, ये ग्रोस है। ग्रोस का मतलब क्या है, इस पे टीडीएस भी कटा होगा, क्योंकि पता है आपको डिविडेंड पे टीडीएस करता है। अगर आपने डिविडेंड 5,000 से ज्यादा दिया है, इंडिविजुअल एचएफ को 5,000 से ज्यादा दिया है, और तो आपका टीडीएस भी कटता है एट द रेट ऑफ 10%, तो इसका टीडीएस भी कटा होगा। कितना कटा होगा, इसका 10% टीडीएस कटा होगा। कितना कटा होगा, 1,052 रुपीज का इसका टीडीएस कटा होगा। तो अपन को जब अपन टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे तो अपन को टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से ये टीडीएस का अमाउंट लेस करना रहेगा, फिर अपना टैक्स पेबल आने वाला है। इनकम फ्रॉम यूटीआई, ये भी आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, तो अपन क्या करेंगे, पीजीपीपी में से लेस कर देंगे, पीजीपीपी में से लेस कर देंगे और आपका अदर सोर्सेज में इसको ऐड कर देंगे। अब ध्यान रखना यूटीआई से इनकम होता है 194K, पता है आपको। अगर आपका 5,000 से ज्यादा इनकम होता है तो 10% आपका टीडीएस करता है, तो यहाँ पे आपका 10% टीडीएस कटा होगा। यहाँ पे आपका 10% टीडीएस कटा होगा अंडर सेक्शन 194K, तो कितना कटा होगा, 760। ये आपका कटा है 194 में, डिविडेंड वाले सेक्शन में ये कटा है 194K में, आपका टीडीएस यहाँ पे कटा हुआ है। चलिए, हनेरियस रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर, मतलब आपने कॉपियां चेक करी है, एग्जाम की कॉपी चेक करी है और उससे आपको पैसा मिला है। तो पता है आपका मेन बिजनेस नहीं है, तो ये आपका बिजनेस का इनकम नहीं है, तो आपका ये बिजनेस हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, ये आपका अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल होने वाला है। यहाँ से इसको यहाँ पे अपन हटा देंगे, बिजनेस से इसको हटा देंगे और इसको अदर सोर्सेज में अपन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। चलिए फिर आगे बढ़िए। रेंट रिसीव फ्रॉम रेजिडेंशियल फ्लैट, हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम है, बिजनेस का इनकम नहीं है, तो यहाँ से हटा दो भाई इसको, यहाँ से हटा दो इसको भाई। तो इसको क्या करोगे आप, हाउस प्रॉपर्टी एड में यहाँ पे टैक्सेबल करने वाले हो, राइट। अब आगे बढ़ो, क्या लिखा है, अब अपन आएंगे एक्सपेंडिचर पे। सबसे पहले क्या लिखा, सैलरी टू स्टाफ अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं, अलाउड है। स्टाइपन दिया है आर्टिकल को, अलाउड होता है। इंसेंटिव दिया है आर्टिकल्स को, अलाउड है। ऑफिस का रेंट पे किया है, अलाउड है। प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा अलाउड है। मीटिंग सेमिनार का खर्चा अलाउड है। कार परचेज करिए यार, कैपिटल नेचर का खर्चा है, चाहे आपने ऑफिस पर्पस के लिए यूज करी हो, पर कैपिटल नेचर का खर्चा ना, इस पर अपन को डेप्रिसिएशन मिलेगा, पता है आपको। तो इसको अपन क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे।
ये अपन ने लेस कर रखा है, इसको अपन वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसका अपन डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे क्या होता है अभी यहाँ पॉइंट पढ़ते हैं तो यहाँ पे याद रहता है, पर नीचे जाने के बाद क्या होता है इस पॉइंट को भूल जाते हैं और डेप्रिसिएशन आप लेस नहीं करते। तो आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस करना है कार का, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आपको डेप्रिसिएशन लेस करना रहेगा। आगे पढ़ो, क्या लिखा है, रिपेयर मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार, कार का रिपेयर मेंटेनेंस पेट्रोल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस अलाउड है भाई, कन्वेंस एक्सपेंस पर ट्रेवलिंग ऑफिस से घर या फिर ऑफिस के काम के लिए कहीं बाहर गए हो तो आपको अलाउड है। म्युनिसिपल टैक्स पे किया आपने घर के लिए, पता हाउस प्रॉपर्टी ऐड का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसमें डेबिट मार दिया, इसको वापस ऐड कर दो, इसको वापस ऐड कर दो 3000 रुपये को, और इसका अपन डिडक्शन ले लेंगे हाउस प्रॉपर्टी एड में। तो यहाँ पे 3000 रुपये हाउस प्रॉपर्टी एड में कम कर दो, म्युनिसिपल टैक्स का 3000 रुपये हाउस प्रॉपर्टी एड में कम कर दो। तो हाउस प्रॉपर्टी एड में अपना एनटीआई कितना आ गया, एनटीआई कितना आ गया अपना 82,600। आगे बढ़ो, ये अपना अपने इनकम एक्सपेंडिचर पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है। देखो क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन कार पे लगेगा 15% के रेट से। तो पता है 80,000 की कार थी, इसका 15% कितना होता है, 15% कितना होता है सर, ये होता है 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हमको यहाँ पे मिलने वाला है। अब देख लेते हैं कार इन्होंने परचेज कब करी है, कार इन्होंने परचेज कब करी है, चलो आगे देख लेते हैं ना पहले, फिर अपन डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,500। क्लाइंट से कुछ बेनिफिट मिला है 10,500 का, जो इन्होंने ऐड नहीं किया है, मतलब अपने पीएनएल में नहीं डाला है, तो अब डाल देंगे क्योंकि अपने बिजनेस का प्रॉफिट है। ऐड कर दो भाई 10,500 जो अपने को क्लाइंट से मिला है, ये भी अपना बिजनेस का इनकम है। अगला पॉइंट ये हो गया। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट रिप्रेजेंट, जो अपन को ये दिया ना इंसेंटिव यहाँ पे, ये 13,000 वाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका आर्टिकल फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था, इसलिए आपने आर्टिकल को क्या दिया ना, कुछ गिफ्ट दे दिया, कुछ इनाम दे दिया 13,000 रुपए का। तो क्या अलाउड है, क्या इंसेंटिव अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर है ना, अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, अपने आर्टिकल को मोटिवेट करने के लिए आपने खर्चा किया, तो ये आपको अलाउड रहने वाला है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया कार के लिए, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड ₹2,000 फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 टू 30 सितंबर 2025। अब मेरी बात समझना, जो कार का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा किया है 2,000 रुपए का आपने किया है, 1 अक्टूबर को किया है और अगले साल के सितंबर तक, मतलब आपने 6 महीने का अगले साल का पेमेंट अभी कर दिया है, तो वो आपको भी अलाउड नहीं होगा, वो आपको अगले साल में अलाउड होगा। तो यहाँ पे 1,000 रुपये आप क्या करोगे, वापस आप ऐड कर दोगे। देखो रिपेयर का कितना किया है इन्होंने, आपने 4,000 का किया है, कार इंक्लूड 2,000 रुपये फॉर विच, अच्छा ओके 1,000 रुपये आप क्या कर दोगे, वापस यहाँ पे ऐड कर दोगे। चलिए 1 सेकेंड, चलिए अब मेरी बात समझना। अब अपन ने यहाँ तक कर लिया एडजस्टमेंट, अपन ने यहाँ तक एडजस्टमेंट कर लिया है। आगे क्या लिखा है, सैलरी इंक्लूड 30,000 टू ए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन कैश। 10,000 से ज़्यादा आपने कैश में पेमेंट कर दिया, पता है क्या होगा, 10,000 ज़्यादा आपने कैश में पेमेंट कर दिया तो अमाउंट क्या होगा, डिसअलाउड हो जाएगा आपको, अमाउंट आपको डिसअलाउड हो जाएगा, मतलब ये 30,000 आपको डिसअलाउड हो जाएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस ऐड कर दोगे। अब मेरी बात सुन, अरे एक सेकंड, देखो यहाँ क्या लिखा है, ये पूर्वी क्या करती है, केस बेसिस पे फॉलो करती है अपने अकाउंटिंग को, केस बेसिस पे फॉलो करती है, एक्रूअल बेसिस पे नहीं है। तो जो इन्हें रिपेयर का जो खर्चा किया ना, ये पूरा इसको अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे पूरा अलाउड हो जाएगा, क्योंकि इस पे मैटर नहीं करता कि जब आप एक्रूअल मेथड फॉलो करते हो तब आपको करना होता है कि 1,000 रुपये यहाँ पे आपको डिसअलाउ करना पड़ता है, बट अगर आप केस बेसिस पे फॉलो करते हो तो पूरा अमाउंट आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको 2,000 पूरा अलाउड हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ भी डिसअलाउड करने का जरूरत नहीं है। सर आपने यहाँ पे गलती कर दी ना, हाँ गलती कर दी, पर आपको भी तो याद रहेगा ना यहाँ पे गलती हुई थी, आपको भी याद रहेगा, अगर केस बेसिस पे अपन फॉलो करते हैं तो अपन को पूरा अमाउंट यहाँ पे अलाउड कर देना है। चलिए आगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड किया गया है फॉरेन टूर का खर्चा, जो 32,000 रुपये जो आरबीआई के कहते हैं नॉर्म्स के हिसाब से है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी अपना पॉइंट हो गया। आगे मेडिकल प्रीमियम आपने पे किया है ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर। आपने क्या किया, अपने बेटे के लिए और अपने भाई के लिए इसने क्या किया है, ये हेल्थ इंश्योरेंस इसने लिया है, तो पता है 80D का रिडक्शन मिलता है, 80D का रिडक्शन मिलता है। किसको मिलेगा, रिलेटिव को। रिलेटिव कौन कौन होता है 80D के हिसाब से, आप खुद, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, अगर आप पे डिपेंडेंट है तो, या डिपेंडेंट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो भाई का नाम आया क्या यहाँ पे, भाई का नाम यहाँ पे नहीं आया, तो भाई आपका रिलेटिव नहीं है, तो 80D के लिए वो एलिजिबल भी
नहीं रहेगा तो आपको 5,000 का एटीडी का डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। सेकंड, आपका बच्चा आपका रिलेटिव में आता है तो इसके लिए जो आपने पे किया है 10,000 रुपए का, उसका आपको रिडक्शन एटीडी में मिल जाएगा। बट आपने क्या किया ना, उसको केस में पेमेंट कर दिया, आपने उसको केस में पेमेंट कर दिया, केस में पेमेंट कर दिया तो एटीडी आपको मिलेगा नहीं, तो इसका भी आपको एटीडी का रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलने वाला है अगर आप नॉर्मल प्रोविजन टैक्स पे करते हो। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करते हो तो यहाँ पे भी आपको एटीडी का रिडक्शन नहीं मिलने वाला है। चलिए, सी इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ 10,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी में उसने क्या किया, 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, पता है 80C मिलता है अपन को यहाँ पे, 80C मिल जाएगा यहाँ पे अपन को, 80C मिल जाएगा अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करते हैं तो। आगे देखो, सी पेड ₹70,000 टूवर्ड्स एडवांस टैक्स। उसने 70,000 का एडवांस टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। जब अपन टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो 70,000 को अपन लेस कर देंगे, फिर अपना टैक्स पेबल यहाँ पे आने वाला है। कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। मतलब आपको 115 बीएससी से भी निकालना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आपको नॉर्मल प्रोविजन से भी आपको क्वेश्चन को सोल्व करना रहेगा। चलिए, सबसे पहले अपन पीजीबीपी का इनकम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पीजीबीपी का यहाँ पे इनकम निकालते हैं। फटाफट से ये कैलकुलेट करके कौन बताएगा मेरे को कैसे आएगा, फटाफट से मेरे को ये कैलकुलेट करके कौन बताने वाला है यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करके बताइए। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ इसको। कैलकुलेट करके बताइए मेरे भाई। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, अपने यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, पता है कार वाला, अपने कार वाला डेप्रिसिएशन लेस नहीं किया, तो अपन कार का डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे लेस कर देंगे। यहाँ पे अपन कार का डेप्रिसिएशन भी अपन यहाँ पे लेस कर देंगे। कितना आया था अपना, 80,000 की कार थी और 15% अपन को डेप्रिसिएशन मिल रहा है, मतलब 12,000 रुपये यहाँ पे अपन को डेप्रिसिएशन भी मिलने वाला है। ये अपन लेस कर देंगे, अपना पीजीबीपी का इनकम आ जाएगा। फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए पीजीबीपी का इनकम आपका कितना आने वाला है। मैं भी कर लेता हूँ, 9,28,224 प्लस 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 80,000 प्लस प्लस 30,000 प्लस 3,000 क्रिएट 10,500 माइनस 12,000 माइनस 10,524 माइनस 7,600 माइनस 15,800 माइनस आपका 85,600। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे, आपका आंसर आएगा 9,20,200। ये आपका यहाँ पे पीजीबीपी का इनकम आने वाला है, ये आपका आपके पीजीबीपी का इनकम यहाँ पे आने वाला है। चलिए नेक्स्ट, अदर सोर्सेज का इनकम कितना आएगा, टोटल लगा लीजिए आप, 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,800। अदर सोर्सेज का आप आएगा 33,924। सर हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम कितना आएगा, देखो 82,600 है, पता है यहाँ पे आपका एनटीआई आ चुका है, इसमें से आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। तो 30% कितना होगा इसका, 24,780 आपको यहाँ डिडक्शन मिल जाएगा। तो आपका हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम कितना आएगा, 82,600 माइनस 24,780, तो आपका आएगा 80,120 आपका हाउस प्रॉपर्टी एड का इनकम आ जाएगा। और अपना कोई भी अदर हेड से यहाँ पे इनकम नहीं है, तो अपन तीनों हेड की इनकम को ऐड कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीटीआई आ जाएगा। अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, जीटीआई यहाँ पे आपने आ जाएगा। कितना आएगा जीटीआई, फटाफट से बताओ, तीनों को अपन यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो अपना जीटीआई कितना आएगा। सर अपना जीटीआई आएगा, आप ऐड करिए ना सर, आप भी ऐड करिए सर, हम भी ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल आप भी ऐड करिए, मैं भी ऐड करता हूँ, ठीक है। 9,20,000 अपना आएगा, फिर 33,924। अच्छा ये 82,000 में से अपना 24,000 कम किया था, 80,000 कैसे आया यार, ये अपना टोटल मिस्टेक है ना, यहाँ पे टोटल मिस्टेक है। 826 माइनस 24,780, 57,820 है ना, 57,820 आएगा यहाँ पे। सर आप भी तो टोटल मिस्टेक करते हो यार, सॉरी सॉरी सॉरी। तीनों को अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास आएगा यहाँ पे 10,11,944। ये अपने पास यहाँ पे जीटीआई आ जाएगा। अब अपन को पता है 115 बीएससी से भी टैक्स निकालना है और नॉर्मल प्रोविजन से अपन को टैक्स निकालना है। अगर अपन 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो पता है अपन को यहाँ पे 10,000 का एटीसी मिलने वाला था, वो नहीं मिलेगा। अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स करते हैं तो हमको यहाँ पे 10,000 का एटीसी यहाँ पे मिल जाएगा। तो अपन सबसे पहले 115 बीएससी से टैक्स निकालते हैं, तो डायरेक्टली अपन टैक्स निकालेंगे 10,11,944 पे टैक्स निकालेंगे। चलिए टैक्स निकालते हैं, तो पता 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है,
3 से लेके 7 लाख तक आपका रहेगा 5%, तो कितना आएगा 20,000। फिर आपका आएगा 7 से लेके 9 लाख तक, नहीं नहीं सर चेंज हो गया, 7 से लेके 10 लाख तक आपका रहेगा 10%, यानी कि 30,000। अब जो ऊपर का रिमेनिंग बच गया उस पर 15% लगेगा, 11,944 पे आपका 15% का आपका टैक्स का रेट लगेगा। कितना आएगा, मैं भी कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 11,944 इंटू 30% आएगा आपका कितना है, 15%, सॉरी आपका 15% है, पता नहीं 30 क्यों याद आ रहा है इतना मेरे को, 7,791, ठीक है। तो अपना टोटल जो टैक्स आएगा 30, 50, 51,791 अपना यहाँ पे टैक्स आने वाला है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देंगे। ऐड कर दो बेटा, 5791 इंटू 1.04 कितना आया, ऐड कर दो 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो अपने पास टैक्स लाइबिलिटी आएगा 53,863, 53,863 अपना आएगा टैक्स लाइबिलिटी। अब मेरी बात समझना, आपने एडवांस टैक्स कितना पे किया था सर, 70,000 का हमने एडवांस टैक्स पे किया था, इसमें से लेस कर दो एडवांस टैक्स जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, कितना 70,000 रुपये का आप एडवांस टैक्स ऑलरेडी 70,000 का आप पे कर चुके हो। सेकंड सेकंड अपन लेस कर देंगे यहाँ पे, सेकंड अपन यहाँ पे लेस कर देंगे, अपन यहाँ पे सेकंड अपन लेस करने वाले हैं यहाँ पे। पता अपना टीडीएस कटा था 194 के में और 194 डी 194 में, तो अपन टीडीएस भी यहाँ पे लेस करेंगे, उसका भी अपने को क्रेडिट मिलेगा ना। तो यहाँ पे अपना टीडीएस जो कटा हुआ था वो भी अपन लेस कर देंगे। 194 में कटा था 1,052 रुपये का, और 194 के में कटा था 760 रुपये का, तो ये भी अपन लेस कर देंगे। तो सर अपन ने ज्यादा टैक्स भर दिया है, अपना ज्यादा टैक्स मिल कट चुका है, तो अपन को कम पेबल है, इसका मतलब अपन को रिफंड आएगा, बिल्कुल अपन को रिफंड आएगा। कितना रिफंड आएगा फटाफट से निकाल के बताइए, 53,863 माइनस 70,000 माइनस 1,052 माइनस 760, 17,949, इसको अपन लिख सकते हैं 17,950 का आपको यहाँ पे रिफंड आने वाला है, 17,950 का आपको यहाँ पे रिफंड आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये आपका 115 बीएससी से था, ठीक है। अगर अब अपन बात करेंगे नॉर्मल प्रोविजन से, अपन बात करेंगे नॉर्मल प्रोविजन से अपन टैक्स निकालेंगे, टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन से अपन टैक्स निकालने वाले हैं। चलिए कितना आएगा आपका, तो 10,11,000 आपका इनकम था जीटीआई। पता है यहाँ पे आपको 10,000 का आपको एटीसी का रिडक्शन भी मिल जाएगा, तो आप लेस कर दोगे 10,000 का एटीसी का रिडक्शन, तो यहाँ पे आपका जो जीटीआई एनटीआई जो आएगा वो आएगा आपका 10,11,000 10,01,000 10,01,000 आपका इनकम आएगा, 10,01,944 ये आपका इनकम रहेगा, ये आपका यहाँ पे इनकम आने वाला है। तो इस इनकम पे आपको टैक्स निकालना है, इस इनकम पे आपको टैक्स निकालना है। और नॉर्मल प्रोविजन से इनका एज कितना है, एज इनका है 50 ईयर्स, तो पता है वो वाला लगेगा 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5% है, 5 से लेकर 10 लाख तक 20% है, उसके ऊपर वाले पे आपका 30% का टैक्स का रेट रहने वाला है। तो मैं सीधा बता दूं, अप टू 10 लाख कितना आपका टैक्स आएगा, अप टू 10 लाख आएगा 1,12,500, क्योंकि ये मेरे याद हो गया है, मेरे को याद हो गया है। इसके ऊपर वाला जो 10 लाख से ऊपर वाला इनकम है जो आपका 1944 है, इस पर आपका 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है, तो कितना आएगा 1944 पे आपका 30% आएगा 583, तो आपका टोटल जो टैक्स आ जाएगा 1,13,083 आपका टैक्स आ जाएगा। यहाँ पे इतना आपका टैक्स आ जाएगा। इस पे पता है आपको 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है, ऐड कर दो, आप ऐड कर दोगे तो आपके आएगा 1,17,606 आपका यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। यहाँ पे आपका 1,17,606 आपका टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगा। इसमें से आप लेस कर दोगे एडवांस टैक्स, लेस कर दोगे जो टीडीएस आपका कटा हुआ है, कितना कटा हुआ टीडीएस आपका, एडवांस टैक्स 70,000 है और टीडीएस हमारा कटा हुआ है 1052 एंड 760, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 117,606 माइनस 70,000 माइनस 1052 माइनस 760, तो आपका आएगा 45,794, यहाँ पे आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। अपन को क्वेश्चन में क्या बोला था, मोस्ट बेनिफिशियल बताना, तो देखो 115 बीएससी अगर आप फॉलो करते हो तो आपको रिफंड आएगा 17,950 रुपये का, यहाँ पे आएगा आपको रिफंड।
अगर आप नॉर्मल प्रोविजन से जाते हो तो आपको 45,794 रुपए आपको और भरने पड़ेंगे टैक्स के। तो आप कौन सा वाला रीजन फॉलो करोगे? सर हम 115 बीएससी फॉलो करेंगे। तो यही आपके लिए मोस्ट बेनिफिशियल यहाँ पे रहने वाला है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आपको यहाँ पे इतना करके आना पड़ेगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आपको 14 मार्क्स का पक्का पक्का क्वेश्चन ये वाला आने वाला है। और क्योंकि 14 मार्क्स से कम ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, ये क्या पता है 20 मार्क्स का भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप मुझे एग्जाम में 40 मार्क्स का है तो कैसा आएगा सर? तो वहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे कि आपको 115 बीएससी फॉलो करना है और टैक्स लाइबिलिटी निकालो। तो आपका ये आधा प्रैक्टिस थोड़ा कम करवा देंगे और वहाँ पे आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को एक बार वापस देखेंगे और एक बार वापस खुद से सोल्व करेंगे तो आपका सारा काम यहाँ पे बन जाएगा। चलिए